मगनलाल नाम का एक जमींदार था। उसकी 2 बेटियां थी जिससे मगनलाल बहुत प्यार करता था। वो बहुत अमीर भी था। गांव की आधे से ज्यादा जमीन मगनलाल के पास ही थी। उसके पास सब कुछ था, बस एक भी बेटा नहीं था। एक दिन वो अपनी पत्नी से बात करता है। भगवान की दया से हमारे पास सब कुछ है, किसी भी चीज की कमी नहीं है, बस उसे भोगने वाला कोई नहीं है। एक बेटा हो जाता तो अपना परिवार पूरा हो जाता, कोई मलाल नहीं रहता। आप चिंता मत कीजिए, भगवान ने चाहा तो एक दिन ये इच्छा जरूर पूरी होगी। भगवान पर भरोसा रखिए। हाँ, बस ईश्वर से यही उम्मीद है। इसी उम्मीद में बहुत समय बीत गए। बहुत जतन के बाद उसे एक बेटा नसीब हुआ। बेटे को पाकर मगनलाल और उसकी पत्नी बहुत ज्यादा खुश हुई। अब कुछ दिन बाद बच्चे के नामकरण के लिए बड़े बड़े पंडितों को मदनलाल ने बुलाया। अब आप ही बताइए महाराज, अपने बेटे का नाम क्या रखूं? कृपया इसकी राशि देखकर बताएं, हमारे बच्चे के लिए कौन सा नाम शुभ रहेगा। आपको भगवान ने बहुत अनमोल बेशकीमती तोहफा दिया है और आपके बेटी की राशि के अनुसार भी अनमोल नाम शुभ रहेगा। हाँ, बहुत प्यारा नाम है अनमोल। अब बड़े लाल प्यार से दोनों अनमोल का पालन पोषण करने लगे। उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते। जब वो थोड़ा बड़ा हो गया तब उसके माता पिता को उसकी सुरक्षा की चिंता होने लगी। सोच रहा हूँ महाराज जी को बुलाकर अपने बेटे का हाथ दिखा देता हूँ। हमारा एक ही बेटा है, इसलिए जानना चाहता हूँ इसकी राशि कैसी है। हमारे बच्चे पर किसी प्रकार का कोई खतरा तो नहीं है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे भी महाराज घनश्याम जी बहुत नामी पंडित हैं। इस गांव में उनकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हुई। अगले दिन ही मगनलाल अपनी पत्नी के कहने पे घनश्याम महाराज को अपने घर बुलाता है। महाराज जी, जरा मेरे बेटे अनमोल का हाथ देखकर बताइए कि इसका भविष्य कैसा रहेगा। हाथ देखने के बाद पंडित जी बोले, इसका भविष्य बहुत उज्जवल रहेगा, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होगी। लेकिन एक समस्या है। कैसी समस्या महाराज जी? कृपया करके बताइए। आपके बेटे की शादी एक गरीब कुल में होने वाली है, एक मछुआरे के घर में, जो आपको मंजूर नहीं होगा। क्या इसे टाला नहीं जा सकता? बिल्कुल नहीं। जोड़ियां ईश्वर बनाते हैं, फिर हम और आप कैसे इसे तोड़ सकते हैं? क्या मैं थोड़ा और जान सकता हूँ उस भाग्यशाली लड़की के बारे में? मैं बस इतना बता सकता हूँ कि इस गांव के अंतिम में एक पोखर के पास वो अपनी माँ के साथ रहती है। उसका नाम नैना है। वो बहुत सुंदर है। इतनी जानकारी देने के लिए धन्यवाद महाराज जी। इतनी बात होने के बाद पंडित जी भी वहाँ से चले गए। इसी तरह काफी समय बीत गए, लेकिन मगनलाल पंडित जी की कहीं बात भूल नहीं पाया। वो यही सोचते रहता, इतने बड़े जमींदार का इकलौता बेटा एक मछुआरे की बेटी से शादी करेगा, लोग क्या कहेंगे? मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वो इस बारे में अपनी पत्नी से बात करता है। आप ज्यादा मत सोचिए, किस्मत का लिखा कौन मिटा सकता है। मिटा नहीं सकता तो क्या कोशिश भी ना करूं? क्या मतलब? किस कोशिश की बात कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं, छोड़ो ये सब बात। इतना बोलकर मगनलाल बात को उस समय टाल देता है। अब लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म कर दूंगा। जब वो लड़की ही नहीं होगी तो भविष्यवाणी कैसे सच होगी? यही सोचकर उसने सबसे छुपा के कुछ बदमाश को पैसे देकर उस लड़की को मारने के लिए बोला। अब सभी बदमाश मगनलाल के कहने पे नैना को मार दिया और पास की एक नदी में उसे फेंक दिया और वहाँ से भाग गए। दूर खड़ी नैना की माँ ने सब देख लिया। अब वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, नैना, मेरी बच्ची, कोई बचाओ। लेकिन आसपास कोई नहीं था जो उसकी बात सुनकर नैना को बचाता। जब तक वो पास आती तब तक नैना पानी में बह गई थी। उसकी बेटी के अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए अपनी बेटी के खोने के गम में उसने भी वहीं दम तोड़ दिया। जब नैना के मरने की खबर मगनलाल को मिली तो वो बहुत खुश हुआ। अब मैं चिंता मुक्त हो गया। मेरे बेटे की शादी अब मैं किसी अमीर खानदान में करूंगा। उधर नैना पानी में बहते हुए दूसरे नगर में जा पहुंची, जहां राम प्रसाद नाम के एक व्यक्ति को वो पानी में बहते हुए दिखी। हे भगवान, ये बच्ची कौन है? जिंदा भी है या मर गई? उसे पानी से बाहर लाया तो देखा उसकी थोड़ी बहुत सांसें चल रही थी। अब जल्दी जल्दी राम प्रसाद उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने उसका इलाज किया। इस बच्ची को किसी ने मारने की कोशिश की है। क्या? इतनी प्यारी बच्ची को मारने की कोशिश किसने की होगी? लेकिन अब चिंता की बात नहीं है। मैंने कुछ दवाइयाँ दे दी है, कुछ दिन में पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगी।
अब राम प्रसाद डॉक्टर से बातें करने के बाद अपने घर आता है। रमा, कहाँ हो तुम? आ गए आप पूजा करके? कितनी देर लगा दी? रमा, आज मैं बहुत खुश हूँ और जब तुम सुनोगी तो तुम भी बहुत खुश हो जाओगी। अच्छा, कौन सी बात है? जल्दी बताइए। जिस चीज के लिए तुम दिन रात मनोकामना मांग रही थी वो आज भगवान ने पूरी कर दी। क्या? कैसे? मैं कुछ समझी नहीं। राम प्रसाद उसे सारी बात बता देता है। क्या आप सच बोल रहे हैं? जल्दी ले चलिए मुझे उसके पास। अब दोनों पति पत्नी नैना से मिलने हॉस्पिटल में जाते हैं। उसे देखते ही रमा बोली, कितनी प्यारी बच्ची है। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो इतनी प्यारी बच्ची हमें दी, जिसके कारण हमें माता पिता बनने का सौभाग्य मिलेगा। असल में रमा और राम प्रसाद को एक भी संतान नहीं था, इसलिए दोनों दिन रात भगवान से प्रार्थना करते रहते थे। उधर नैना को भी कुछ भी याद नहीं था, इसलिए रमा ने उसका नाम खुशी रखा। राम प्रसाद और उसकी पत्नी अपने गांव के सबसे अमीर इंसान थे। अब दोनों मिलकर खुशी का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगे। धीरे धीरे काफी समय बीत गए। खुशी ने अपने स्कूल की पढ़ाई भी खत्म कर ली। अब उसे आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना था। उसके पिता ने शहर के सबसे बड़े कॉलेज में खुशी का एडमिशन करवा दिया। बेटी, अपना ध्यान रखना। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं अपना ध्यान रखूंगी। इतना बोलकर खुशी कॉलेज के लिए निकल गई। उधर अनमोल को भी अपने आगे की पढ़ाई शहर से करनी थी। पापा, अब मुझे आगे की पढ़ाई शहर से करनी है। तुझे इतनी दूर जाने की क्या ज़रूरत है? मैंने तुझे कभी अपने से दूर नहीं भेजा और तू मेरा इकलौता बेटा है, इसलिए किसी अनजान शहर में भेजने से डर लगता है। तू यहाँ रहकर भी तो अपने पिता के साथ कोई बिजनेस शुरू कर सकता है। हमारे पास पैसों की कमी है क्या जो तू बाहर जाएगा? ये सब जो भी है तुम्हारा ही तो है। आपकी चिंता सही है, लेकिन मुझे खुद के दम पर कुछ करना है, इसलिए मुझे पढ़ाई करने जाना पड़ेगा। उसके बाद तो आप सबके साथ ही रहना है। ठीक है बेटा, तू जाना चाहता है तो मैं तुझे नहीं रोकूंगा। मगन लाल के पास भी पैसों की कमी नहीं थी, इसलिए अनमोल का भी एडमिशन उसी कॉलेज में हो जाता है। कुछ समय बाद पढ़ाई के दौरान ही उसकी मुलाकात खुशी से हुई। दोनों पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे, इसलिए दोनों की दोस्ती हो गई। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। कॉलेज खत्म होते ही दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन इसके बारे में दोनों को अपने परिवार वालों से भी बात करनी थी। अनमोल, तुम घर जाने से पहले एक बार मेरे मम्मी पापा से मिल लो, ताकि मैं घर जाकर उनको हमारे शादी के लिए मना सकूं। मैं जरूर मिलूंगा। कुछ समय बाद कॉलेज खत्म हुआ। खुशी के माँ पापा उसे लेने आए। माँ पापा, आप इससे मिलो, ये अनमोल है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त। नमस्ते अंकल। मगनलाल और उसकी पत्नी भी वहाँ अपने बेटे को लेने आते हैं, इसलिए अनमोल भी खुशी से अपने परिवार को मिलवा देता है। अब दोनों परिवार आपस में बातें करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में दोनों परिवार आपस में बहुत अच्छे से घुल मिल गए। ये देखकर अनमोल और खुशी बहुत खुश होते हैं। घर जाने के बाद जब दोनों ने अपने अपने परिवार से शादी की बात की तो राम प्रसाद अपनी बेटी की खुशी के लिए जल्दी मान गया, लेकिन मगनलाल इस शादी के लिए नहीं मान रहा था, क्योंकि उसे अपने जैसा कोई अमीर खानदान अपने बेटे के लिए चाहिए था। लेकिन जैसे ही मगनलाल को खुशी के अमीर होने का पता चला तब उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। कुछ समय बाद अनमोल और खुशी की शादी अच्छे से संपन्न हो गई। अब दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगे। तभी एक दिन मगनलाल घनश्याम पंडित के घर के पास से गुजर रहा था तो उनसे मिलने चला गया। मगनलाल, तुम यहाँ? कोई बात है क्या? नहीं महाराज, बस पास से गुजर रहा था तो सोचा मिल लूं। महाराज, एक बात बोलनी थी। हाँ बोलो। आपने मेरे बेटे की शादी को लेकर जो भविष्यवाणी की थी वो गलत हुआ। आपने एक गरीब लड़की से मेरे बेटे की शादी होने की बात कही थी, लेकिन मेरे बेटे की शादी तो एक बहुत अमीर और अच्छे कुल में खुशी नाम की लड़की से हुई है। अच्छा, तो तुम एक काम करो, उसके पिता के पास जाओ और पूछो क्या खुशी आपकी बेटी है, उसके बाद मेरे पास आना। मगनलाल को आश्चर्य हुआ, आखिर ऐसा पूछने को क्यों कहा, इसलिए बिना देरी किए वो ये बात पूछने रामप्रसाद के पास गया। बातों ही बातों में उसने खुशी के बारे में पूछ लिया। जब रामप्रसाद ने उसे सारी बात बताई तब उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वो अपने किए पे बहुत शर्मिंदा था। अगले ही दिन वो घनश्याम पंडित के पास गया और उसके पैर पकड़ लिए। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैंने पाप किया है। पाप तो तुमने किया है,
तुम विधि का विधान बदलने चले थे और मुझे झूठा साबित करने। अब मैं समझ गया महाराज, जो होना है वो होकर रहेगा। यही है किस्मत का खेल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।